अध्याय 7 औपनिवेशिक अर्थतंत्र की मीमांसा। औपनिवेशिक शासन के शिकंजे में जकड़े विभिन्न देशों में उससे मुक्ति के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन चले, उन सब के मुकाबले भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को उपनिवेशवाद के आर्थिक वर्चस्व और शोषण की प्रकृति एवं चरित्र की समझ सबसे ज्यादा थी। भारतीय आंदोलन के शुरुआती दौर के नेताओं को ही नरमपंथी भी कहा जाता है। ये श्रेय भी है कि उन्होंने 19वीं सदी के अपने समकालीन अन्य आंदोलनों के मुकाबले सबसे पहले उपनिवेशवाद के आर्थिक पहलुओं को विश्लेषित किया। संभवतः राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में इन नेताओं का ये सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। राष्ट्रवादी आंदोलन की नींव रखने में इस आर्थिक समीक्षा और उससे जुड़े दूसरे मुद्दों को बड़े पैमाने पर प्रचारित किया गया। भाषणों, पर्चों, अखबारों, नाटकों, गीतों और प्रभात फेरियों के जरिए जन जन तक ये बात पहुंचाई गई कि उपनिवेशवाद किस तरह से हर स्तर पर आर्थिक शोषण करता है। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय बुद्धिजीवियों का रवैया सकारात्मक रहा था। उस समय ब्रिटेन दुनिया का सबसे ज्यादा उन्नत देश था और भारतीय बुद्धिजीवियों को उम्मीद थी कि भारत के आधुनिकीकरण में ब्रिटेन मदद देगा। आर्थिक क्षेत्र में ब्रिटेन तब दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक ताकत के रूप में उभर रहा था। इसलिए भारत में लोग ये उम्मीद रखते थे कि ब्रिटेन आधुनिक विज्ञान व तकनीक और अपने पूंजीवादी आर्थिक संगठन का उपयोग कर भारत में उत्पादकता को बढ़ावा देगा और विकास की एक निश्चित दिशा पर उसे ले जाएगा। हालांकि तत्कालीन भारतीय बुद्धिजीवियों को इस बात का पूरा एहसास था कि विदेशी शासन के क्या राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दुष्परिणाम होते हैं। फिर भी वे सिर्फ इसी आशा में उनका समर्थन करते आ रहे थे कि इसके जरिए भारत का पुनर्निर्माण हो सकेगा, एक आधुनिक देश के रूप में भारत खड़ा हो सकेगा। लेकिन 1860 के आसपास इन लोगों का भ्रम टूटने लग गया। उन्होंने जिस सामाजिक विकास की उम्मीद लगा रखी थी, दूर दूर तक उसका नामो निशान भी नहीं दिख रहा था। इस कड़वे सच ने उनकी आंखें खोल दी कि नए क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है वो महज दिखावटी है। फिर ये दिखावटी प्रगति भी जहां से शुरू हुई थी वहीं रुक गई, जबकि दूसरी तरफ समूचा देश लगातार पिछड़ेपन के गर्त में गिरता चला जा रहा था। इस तरह वो ब्रिटिश शासन के अंधेरों को धीरे धीरे पहचानने लग गए और उन्होंने इसी जांच पड़ताल शुरू की कि ब्रिटेन शासन का असली चेहरा क्या है और भारत पर उसका असर क्या पड़ रहा है। 1870 से 1905 के बीच बहुत से भारतीय बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलू को विश्लेषित किया। इनमें से 3 लोगों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा। इनमें सबसे पहला नाम है दादा भाई नौरोजी का, जिन्हें पूर्व गांधी युग में भारत पितामह, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 1825 में जन्मे दादा भाई नौरोजी एक सफल व्यापारी थे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन और सारी संपत्ति राष्ट्रीय आंदोलन को शुरू करने में झोंक दी। उनके ही समकालीन न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे ने पूरी भारतीय पीढ़ी को आधुनिक औद्योगिक विकास का महत्व समझाया। अवकाश प्राप्त आईसीएस अधिकारी रोमेश चंद्र दत्त ने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा, जो 20वीं सदी की शुरुआत के दिनों में छपकर लोगों के सामने आया। दत्त ने अपने इस विश्लेषण में 1757 के बाद से लेकर तब तक के ब्रिटिश शासन के समूचे आर्थिक कार्यकलाप की गहरी छानबीन की थी। इन तीनों के अलावा जीवी जोशी, पी सुब्रमण्यम अय्यर, गोपाल कृष्ण गोखले, पृथ्वी चंद्र राय समेत सैकड़ों अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने तत्कालीन अर्थव्यवस्था के हर पहलू का गहराई से विश्लेषण किया और औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के दुष्प्रभावों की विस्तार से छानबीन की। उन्होंने अपने इस विश्लेषण के बाद ये बुनियादी सवाल उठाया कि ब्रिटिश शासन की प्रकृति और उद्देश्य क्या हैं। इन विश्लेषणों का नतीजा ये हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था के औपनिवेशीकरण की समूची प्रक्रिया सामने आ गई और ये लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत के आर्थिक विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा उपनिवेशवाद ही है। ये तथ्य उन्हें अच्छी तरह समझ में आ गया था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मूल इसी में निहित है कि भारतीय अर्थव्यवस्था हमेशा ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के द्वारा शोषित होती रहे।
व्यापार, उद्योग और वित्त के जरिए किस तरह उपनिवेशवाद अपना वर्चस्व स्थापित करता है, इसको उन्होंने जान लिया था और साथ ही उन्हें ये भी एहसास हो गया था कि उपनिवेशवाद अब विभिन्न प्रकार के करों, लूट खसोट और व्यावसायिक बनियागिरी के कच्चे हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि अब ये उन्मुक्त व्यापार और विदेशी पूंजी निवेश के जटिल तंत्र की आड़ लेकर शोषण चक्र चला रहा है। इसी क्रम में ये लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारत की हैसियत महज एक आपूर्तिकर्ता की बना दी है, जो ब्रिटेन को खाद्य सामग्री और कच्चे माल की आपूर्ति करता रहे, और दूसरे वे ये चाहते हैं कि भारत इनके लिए ब्रिटिश पूंजी निवेश का बाजार बना रहे। शुरुआती दौर के भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि इस मामले में वे एक ही समय में शिक्षक और छात्र दोनों ही थे, पर ये दोनों भूमिकाएं उन्होंने बखूबी पूरी की। करीब करीब सभी महत्वपूर्ण सरकारी आर्थिक नीतियों के खिलाफ उन्होंने बौद्धिक स्तर पर सशक्त आंदोलन चलाए। इन आंदोलनों के जरिए उन्होंने उपनिवेशवादी आर्थिक नीतियों के बुनियादी तत्वों को खुद भी समझा और फिर दूसरों को समझाया भी कि ये नीतियां किस तरह से शोषण के दरवाजे खोलती हैं। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की ब्रिटेन पर निर्भरता को पूरी तरह खत्म करने की जोरदार वकालत की और इस बात के लिए आंदोलन चलाया कि भारत के लिए विकास का एक ऐसा वैकल्पिक रास्ता अख्तियार किया जाए जो भारतीय अर्थव्यवस्था को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की मंजिल तक ले जाए। गरीबी की समस्या और औद्योगिक विकास। राष्ट्रवादी आर्थिक आंदोलन की शुरुआत इस मुद्दे को लेकर ही हुई थी कि आम भारतीय व्यक्ति गरीब है और हर दिन और भी गरीब होता जा रहा है। दादा भाई नौरोजी ने तो गरीबी के इस मुद्दे के प्रति भारतीयों और ब्रिटिश जनता में जागरूकता पैदा करने में अपना सारा जीवन लगा दिया। भारत की लगातार बढ़ती दरिद्रता और लोगों की हृदय विदारक स्थिति को कम से कम ब्रिटेन वालों के सामने लाने के लिए उन्होंने काफी काम किया। अपने भाषणों में और प्रेस के जरिए उन्होंने बार बार ये तथ्य लोगों के सामने रखा कि भारत भूख से मर रहा है। इन शुरुआती राष्ट्रवादी नेताओं ने ये बात भी लोगों के सामने रखी कि गरीबी न ईश्वर की देन है, न ये हमारी नियति है और न ये हमें विरासत में भोगनी है और न ही ऐसी बात है कि इसे दूर न किया जा सके। उन्होंने लोगों को बताया कि गरीबी खुद आदमी ने पैदा की है और इसलिए इसको पैदा करने के पीछे काम कर रहे तंत्र को समझाया जा सकता है। गरीबी को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। आरसी दत्त ने लिखा था, अगर भारत आज गरीब है तो इसके पीछे सिर्फ आर्थिक कारण है। भारत की गरीबी के कारणों की छानबीन के बाद इन नेताओं ने उन कारणों और शक्तियों की पहचान की जिन्हें औपनिवेशिक शासन ने जन्म दिया था और अपने फायदे के लिए जिनका वो इस्तेमाल कर रहा था। गरीबी की समस्या को इन नेताओं ने नकारात्मक रूप से नहीं देखा, बल्कि बढ़ती उत्पादकता और ऊर्जा की समस्या के रूप में देखा, यानी दूसरे शब्दों में उन्होंने इसे राष्ट्रीय विकास की समस्या कहा। इस सोच ने गरीबी के मुद्दे को एक व्यापक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया और विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों और जातियों में बंटे भारतीय समाज को एकजुट करने में इस सोच से मदद मिली। इसलिए आर्थिक विकास को सबसे पहले जरूरत माना गया और इसके लिए आधुनिक उद्योगों के तेजी से विकास की बात कही गई। शुरुआती राष्ट्रवादियों में इस मुद्दे पर पूरी तरह आम राय थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को आधुनिक तकनीकी और पूंजीवादी उद्यमों पर आधारित अर्थव्यवस्था में तब्दील करना ही उनकी सभी आर्थिक नीतियों का पहला लक्ष्य है। औद्योगिकरण को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना। जीवी जोशी का कहना था कि औद्योगिकरण एक बेहतर और ऊंचे दर्जे की सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह न्यायमूर्ति रानाडे मानते थे कि स्कूलों और कॉलेजों के बजाय कारखाने कहीं ज्यादा प्रभावशाली ढंग से राष्ट्रीय गतिविधियों को नया जन्म दे सकते हैं। इन लोगों का मानना था कि विभिन्न वर्गों में बटी भारतीय जनता को एक करने में आधुनिक उद्योग बहुत मददगार होंगे और इस तरह सामूहिक हितों को लेकर एक राष्ट्रीय पहचान बनेगी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1902 में अपने अखबार बंगाली में इस विषय पर लिखा था, राजनीतिक अधिकारियों की लड़ाई भारत की विभिन्न जातीयताओं को कुछ समय के लिए तो जरूर एक सूत्र में बांध सकती है, लेकिन जैसे ही ये अधिकार मिल जाएंगे
उन सब के अपने अपने हित फिर अलग अलग हो जाएंगे। इन जातीयताओं के आर्थिक हितों को अगर एक सूत्र में पिरो दिया जाए तो ये सूत्र फिर कभी नहीं टूटेगा। इसलिए वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियां बहुत मजबूत एकता का सूत्र होती हैं और इस कारण भारतीय राष्ट्र की स्थापना के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं। उद्योगीकरण के प्रति अपनी इस सोच के फलस्वरूप शुरुआती नेताओं ने सारे मुद्दे जैसे विदेशी व्यापार, टैक्स, रेलवे, मुद्रा और विनिमय, वित्त और श्रम कानूनों आदि को औद्योगिक विकास के नजरिए से जोड़कर ही देखा। विदेशी पूंजी की भूमिका। औद्योगिकरण के मुद्दे पर आम सहमति तो थी ही, साथ ही इस मुद्दे पर करीब करीब सभी नेता सहमत थे कि भारत के लिए औद्योगिकरण बेहद जरूरी क्यों न हो, फिर भी ये भारतीय पूंजी पर आधारित होना चाहिए, न कि विदेशी पूंजी पर। हालांकि अंग्रेजों का सोचना इसके विपरीत था। 1840 से ही ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों, राजनयिकों और अफसरों ने इस बात की जोर शोर से पैरवी शुरू कर रखी थी कि भारत के विकास के लिए विदेशी पूंजी निवेश बहुत जरूरी है और साथ ही विकास के लिए यहां कानून और व्यवस्था की स्थिति भी ठीक होनी चाहिए। जॉन स्टुअर्ट मिल, अल्फ्रेड मार्शल ने अपने आर्थिक शोध प्रबंधों में यही विचार व्यक्त किया था। 1899 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है। लेकिन शुरुआती राष्ट्रवादियों ने इस विचार का कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि विदेशी पूंजी एक ऐसी बुराई है जो निरंतर बढ़ती फैलती जाती है, उसे कम नहीं किया जा सकता और ये किसी देश का विकास तो किसी हालत में करती ही नहीं बल्कि उसका शोषण करती है और दिनों दिन उसे पिछड़ेपन के गर्त में धकेलती जाती है। दादा भाई नौरोजी ने खास तौर पर कहा था कि विदेशी पूंजी भारतीय संसाधनों की लूट और शोषण का जरिया है। इसी तरह हिंदुस्तान रिव्यू के संपादक ने भी विदेशी पूंजी के इस्तेमाल को लूटपाट के अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की संज्ञा दी। शुरुआती राष्ट्रवादियों ने विदेशी पूंजी का विरोध मजबूत तर्कों के आधार पर किया था। उनका तर्क था कि भारतीय पूंजी को बढ़ावा देने के बजाय विदेशी पूंजी ने उसे परे धकेलकर न सिर्फ उसके स्थान पर कब्जा कर लिया है बल्कि भारतीय पूंजी के फलने फूलने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। उल्टे यहां से पूंजी निचोड़कर विदेश ले जाई जा रही है और इस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था पर विदेशी पकड़ दिनों दिन मजबूत होती जा रही है। विदेशी पूंजी के जरिए देश के विकास की कोशिश करने का मतलब सिर्फ ये होगा कि हम आज के तुच्छ लाभों की कीमत पर अपना सारा भविष्य बेच दें। 1901 में राष्ट्रवादियों के इन विचारों को व्यक्त करते हुए बिपिन चंद्र पाल ने लिखा, देश के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में विदेशी पूंजी, ज्यादातर ब्रिटिश पूंजी के इस्तेमाल से कोई मदद के बजाय दरअसल हुआ ये है कि ये भारतीय जनता की आर्थिक दशा सुधारने में सबसे बड़ी बाधा बन गई है। ये जिस हद तक एक आर्थिक खतरा है उसी हद तक एक राजनीतिक खतरा भी है और जितनी जल्दी हम इस दोमुही बुराई को उखाड़ फेंकें उतना ही हमारे भविष्य के लिए ये बेहतर होगा। इन नेताओं ने औपनिवेशिक वित्तीय प्रणाली की भी जोरदार और कड़ी आलोचना की। उन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया कि करों को इस तरह बढ़ाया जाता है कि गरीबों पर उसका दबाव लगातार सीमा से अधिक बढ़ता जा रहा है और नौकरशाही को उससे राहतें मिलती जा रही हैं। इसलिए उन्होंने लगान की दरों में कमी करने और नमक पर कर खत्म करने और कर लगाने व अमीरों व मध्यम वर्ग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने की मांग की। इसी तरह सरकारी खर्च का मामला भी था। राष्ट्रवादियों का कहना था कि खर्च के मामले में भी ब्रिटेन के साम्राज्यवादी हितों को पूरा करने पर ही सारा जोर दिया जा रहा है, जबकि विकास और जन कल्याण के क्षेत्र में पैसे लगाने के बारे में गजब की कंजूसी बरती जा रही है। दरअसल इन कामों के लिए हमेशा पैसे का संकट बना रहता है। खासतौर से सेना पर निरंतर बढ़ते खर्च की राष्ट्रवादियों ने निंदा और विरोध ही किया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार नए क्षेत्रों को विजित करने और एशिया व अफ्रीका के काफी बड़े हिस्से में औपनिवेशिक शासन को बनाए रखने के लिए ही सेना का इस्तेमाल करती थी। उपनिवेशवाद की आर्थिक नीतियों के विश्लेषण में राष्ट्रवादियों ने भारतीय पूंजी व संपत्ति के निवास के मुद्दे को केंद्र बिंदु बनाया। इन नेताओं ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि भारतीय पूंजी और संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा
भारत में कार्यरत ब्रिटिश सरकारी और सैनिक अधिकारियों के वेतन और पेंशन के रूप में, भारत सरकार द्वारा ब्रिटेन से लिए गए कर्ज के ब्याज के रूप में, ब्रिटिश पूंजीपतियों द्वारा भारत से कमाए गए मुनाफे के रूप में और ब्रिटेन में भारत सरकार के खर्चे के रूप में लगातार ब्रिटेन पहुंचता जा रहा है। भारत से पूंजी और संपत्ति के इस जबरदस्त बहाव की एक और शक्ल थी कि भारत के निर्यात व्यापार के मुकाबले उसका आयात व्यापार बढ़ने लगा और इस पूरे लेन देन में भारत के हाथ कुछ भी नहीं लगता था। राष्ट्रवादियों ने जो हिसाब लगाया उसके मुताबिक भारत सरकार की राजस्व वसूली का आधा हिस्सा, जो उस समय भू राजस्व से भी अधिक था और भारत की कुल बचत के 1/3 हिस्से से ज्यादा था, ब्रिटेन को भेज दिया जाता था। आज के हिसाब से ये रकम भारत की राष्ट्रीय आय के 8% के बराबर बैठती। दूसरी तरफ इन नेताओं ने इस बात को दोहराया कि भारत का उचित आर्थिक विकास तभी संभव है जब औद्योगिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हो। विकास में भारतीय पूंजी का इस्तेमाल किया जाए। ये काम विदेशी पूंजी के जरिए हो ही नहीं सकता। इन नेताओं का ये भी मानना था कि विदेशी पूंजी निवेश के राजनीतिक खतरे भी कम खतरनाक नहीं होंगे, क्योंकि किसी देश में विदेशी पूंजी की घुसपैठ बढ़ते बढ़ते उसे राजनीतिक पराधीनता के शिकंजे में कस देती है। विदेशी पूंजी निवेश निहित स्वार्थों को जन्म देता है और इन स्वार्थों को पूरा करने के लिए फिर पूंजी लगाने की सुरक्षा जरूरी हो जाती है और इस तरह विदेशी शासन स्थायी हो जाता है। हिंदू ने 1889 में इसी मुद्दे को रेखांकित करते हुए लिखा, जिस देश में विदेशी पूंजी अपनी जड़ें जमा लेती है, उस देश का प्रशासन तत्काल विदेशी पूंजीपतियों की चिंता का विषय बन जाता है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए अखबार ने लिखा, यदि देश पर विदेशी पूंजीपतियों के प्रभाव को बढ़ने दिया जाता तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सफलता की सारी संभावनाएं खत्म हो गई होती और उसकी आवाज निश्चित रूप से साम्राज्य खतरे में है कि जबरदस्त शोर में कहीं दब कर रह गई होती। विदेशी पूंजीपति किसी भी कीमत पर कांग्रेस को पनपने नहीं देते और साम्राज्य पर खतरे का शोर बुलंद करते। अन्य आर्थिक समस्याएं। शुरुआती राष्ट्रवादियों के सामने एक बड़ी समस्या ये भी थी कि भारत के परंपरागत दस्तकारी उद्योग बिल्कुल तबाह हो गए थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि ये औद्योगिक तबाही किसी दुर्घटना का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये ब्रिटिश सरकार की सोची समझी नीतियों का नतीजा थी। सरकार ने ब्रिटिश निर्माताओं के हितों की रक्षा के लिए भारतीय उद्योगों को चौपट करने के उद्देश्य से अपनी आर्थिक नीतियां तय की। विचित्र स्थिति ये थी कि ब्रिटिश शासन बड़े गर्व के साथ भारतीय प्रगति के बड़े बड़े दावे कर रहा था। अपनी बात के सबूत में वो आंकड़े पेश करता था कि भारत का विदेश व्यापार कितनी तेजी से बढ़ा है। भारत के विकास के लिए रेलों की शुरुआत की गई और रेल लाइनों का विस्तार कितनी तेजी से किया जा रहा है। दूसरी तरफ इन दावों की काट में राष्ट्रवादियों का कहना था कि स्वदेशी उद्योगों पर विदेशी व्यापार और रेलवे का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और इसलिए ये बातें आर्थिक विकास की नहीं, बल्कि औपनिवेशिक विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था के लगातार पिछड़ते टूटते जाने की प्रतीक हैं। इन नेताओं ने स्पष्ट किया कि इस विदेशी व्यापार को मात्रात्मक आधार पर नहीं तौला जाना चाहिए, बल्कि ये देखा जाना चाहिए कि ये विदेशी व्यापार किस ढंग का है। हमारे यहाँ से जो चीजें विदेश भेजी जाती हैं, उनके बदले में हमें मिलता क्या है, और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विदेशी व्यापार का भारतीय उद्योगों और कृषि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने विदेशी व्यापार को पूरी तरह शोषण का हथियार बना लिया और उनकी नीयत खुलकर सामने आ गई। विदेशी व्यापार के नाम पर भारत से केवल कच्चे माल का निर्यात किया जाता था और उसके बदले में उत्पादित वस्तुओं का आयात किया जाने लगा था। इसी तरह राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के एक और दावे की असलियत लोगों के सामने रखी कि रेलवे को भारत की औद्योगिक जरूरतों के अनुरूप नहीं रखा गया है। इस तरह में से रेलवे से औद्योगिक नहीं बल्कि वाणिज्यिक क्रांति ही हुई, क्योंकि इसके जरिए आयातित घरेलू उत्पादनों की बिक्री को काफी गहरा धक्का लगा। यही नहीं, इस्पात व मशीन उद्योग और पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के मामलों में, जिसे आज हम पिछड़े और विकसित इलाकों के बीच संयोजन की संज्ञा देते हैं, भी पूरा फायदा ब्रिटेन को मिला, न कि भारत को। जीवी जोशी ने तो साफ साफ कहा था कि रेलवे दरअसल ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत की तरफ दी जाने वाली आर्थिक सहायता है। तिलक ने इस पर टिप्पणी की थी
कि ये दूसरे की पत्नी के सिंगार पटार का खर्च उठाने जैसी बात है। शुरुआती राष्ट्रवादियों के अनुसार भारत के औद्योगिक विकास में सबसे बड़ी बाधा थी मुक्त व्यापार नीति। इस नीति ने एक तरफ तो भारत के दस्तकारी उद्योगों को तबाह कर दिया, दूसरी तरफ इस नीति ने भारत के नवजात और अविकसित उद्योगों को पश्चिम से कहीं अधिक विकसित आधुनिक और संगठित उद्योगों के मुकाबले आने को मजबूर कर दिया। जाहिर है ये मुकाबला बिल्कुल गैर बराबरी का और अनुचित था। भारतीय पूंजी व संपत्ति के भारत से निकास की बात सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने उठाई थी। मई 1867 में उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन भारत का खून चूस रहा है। उसके बाद अगले लगभग 50 सालों तक उन्होंने इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन चलाया और हर संभावित साधन और माध्यम से उन्होंने इस मुद्दे के प्रति लोगों को जागरूक करने की कोशिशें की। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि भारतीय संपत्ति और पूंजी का विदेश में जाना ही भारत की गरीबी का मूल कारण है और यही भारत में ब्रिटिश शासन की बुनियादी बुराई है। अन्य राष्ट्रवादी नेताओं, पत्रकारों और आंदोलनों के प्रचारकों ने भी दादाभाई के कदमों का अनुसरण किया। मिसाल के तौर पर आर.सी. दत्त ने भारत का आर्थिक इतिहास लिखते समय इसी निकास के मुद्दे को केंद्र बिंदु बनाया। उपनिवेशवादी अर्थतंत्र के विश्लेषण के क्रम में प्रायः सभी राष्ट्रवादियों ने निकास की बात को मुख्य मुद्दा बनाया, क्योंकि इसने भारत के उद्योगों और कृषि के लिए बेहद जरूरी उत्पादक क्षमताओं को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था। भारतीय पूंजी के इस निकास को सबूत के तौर पर पेश करते हुए राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश शासन शोषक चरित्र को लोगों के सामने रखा और इस तरह साम्राज्यवादी अर्थतंत्र के खिलाफ माहौल बनाया। यही नहीं, पूंजी निकास के इस मुद्दे ने लोगों में राजनीतिक चेतना जगाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि जनता, खासकर किसानों को ये बात बड़ी आसानी से समझ आ गई कि उनके देश का पैसा किस तरह विदेश ले जाया जा रहा है। ये तो उनका रोज का अनुभव था। राज्य जमींदारों, महाजनों, वकीलों और दूसरे सरकारी बिचौलियों के जरिए किस तरह उनकी जेबें खाली की जाती थी, इसे वे रोज भोगते झेलते आ रहे थे। इस तरह एक सफल आंदोलन चलाने के लिए समय सिर्फ एक सीधे सपाट नारे की जरूरत थी, यानी पूंजी निकास बंद हो। इसके लिए लंबे चौड़े और उलझे तर्कों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये मुद्दा सीधा और साफ था और हर आदमी शोषण के इस तरीके से परिचित और पीड़ित था। फिर इस मुद्दे पर विदेशी शासक भारतीयों को बहला फुसला भी नहीं सकते थे, क्योंकि आधुनिक उपनिवेशवाद को पूंजी शोषण से अलग रखा ही नहीं जा सकता। इसलिए भारतीय जनता और ब्रिटिश शासन के हितों के बीच ये अंतर्विरोध तब तक खत्म हो ही नहीं सकता था जब तक कि ब्रिटिश शासन ही यहां से खत्म न हो जाए। यही कारण था कि गांधी युग में यही मुद्दा राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य मुद्दा बना। आर्थिक मुद्दों को लेकर चले आंदोलन ने भारतीय जनमानस पर हावी विदेशी शासकों की विचारधारा की जड़ें खोदने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और इससे औपनिवेशिक शासन की बुनियाद को गहरा धक्का लगा। कोई भी शासन राजनीतिक दृष्टि से तभी तक स्थिर रहता है जब तक कि जनता में उस शासन के नैतिक उद्देश्यों और उसके लोक कल्याणकारी चरित्र के प्रति बुनियादी आस्था हो, यानी जब तक लोगों का ये विश्वास बना रहे कि शासन बुनियादी तौर पर कल्याण के काम करने की इच्छा से प्रेरित है। भारत में ब्रिटिश शासन के पांव जमे रहने के कारण उसके पास अथाह शक्ति का होना तो था ही, लेकिन उसके पीछे एक नैतिक बल की भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये नैतिक बल क्या था? ये था वो विश्वास जो ब्रिटिश शासकों ने भारतीय जनता के दिल दिमाग में गहरे तक बैठा दिया था कि ब्रिटिश सरकार ही भारत के आम आदमी की माँ बाप है। प्राइमरी स्कूलों में भाषा की किताब में पहला पाठ ही होता था ब्रिटिश शासन के लाभ। राष्ट्रवादी आर्थिक आंदोलन ने इन नैतिक बुनियादों की जड़ें उखाड़ फेंकी और इस विश्वास को झूठा साबित कर दिया कि ब्रिटिश शासन का चरित्र लोक कल्याणकारी है और इसके इरादे नेक हैं। साम्राज्यवादी शासक और उसके ढिंढोरची बार बार ये दुहाई देते थे कि भारत के आर्थिक विकास के लिए यहां ब्रिटिश शासन का होना बेहद जरूरी है। भारतीय राष्ट्रवादियों ने इस तर्क के परखच्चे उड़ा दिए और कहा कि भारत सिर्फ इसी कारण आर्थिक रूप से पिछड़ा है कि ब्रिटिश शासन यहां सिर्फ ब्रिटिश व्यापार,
उद्योग और पूंजी के हितों के लिए काम कर रहा है और औपनिवेशिक शासन का नतीजा हर हालत में गरीबी और पिछड़ापन ही होता है। दादा भाई नौरोजी इस मुद्दे को व्यापक आयाम देने में जुटे रहे हैं। अपने भाषणों और अखबारों में अपने लेखों के जरिए वो आमतौर पर रोज ही ब्रिटिश शासन पर प्रहार करते। उन्होंने बार बार दोहराया कि जन कल्याण की नकाब के पीछे ब्रिटिश शासन लगातार इस देश का शोषण करता आ रहा है। ये शोषण इतने गुपचुप ढंग से किया जा रहा है कि दुनिया को उसका पता ही न चल पाए। ब्रिटिश शासन ये दावा भी करता था कि उसने भारतीयों को जान माल की सुरक्षा दी है। दादा भाई ने इसके जवाब में लिखा, सुरक्षा के इस दावे की असलियत कुछ और है। जान माल की सुरक्षा इस तरह तो है कि भारतीयों को एक दूसरे की आपसी हिंसा और देशी राजाओं की लूट और हिंसा से तो मुक्ति मिली, लेकिन आज ब्रिटेन के शासन में कौन भारतीय सुरक्षित है? किसकी संपत्ति सुरक्षित है? हाँ, अगर कोई सुरक्षित है और अच्छी तरह सुरक्षित है तो वो है इंग्लैंड। हर साल भारत से 30 से 40 करोड़ पाउंड मूल्य की संपत्ति वहां ले जाई जा रही है। भारत के लाखों लोग की स्थिति यह है कि वे आधे पेट रह रहे हैं या भूखों मर रहे हैं या अकाल से या रोगों से मर रहे हैं। स्वशासन की मांग। ब्रिटिश सरकार के प्रति पैदा हुआ ये अविश्वास धीरे धीरे विदेशी सरकार के प्रति राजनीतिक विरोध की शक्ल लेने लग गया। आर्थिक आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी नेताओं ने हर महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दे को देश की राजनीतिक गुलामी के सवाल से जोड़ा। इस तरह एक एक कर सभी मुद्दों को उठाते हुए उन्होंने भारतीयों के दिल दिमाग में ये बात बैठा दी कि चूंकि ब्रिटिश सरकार का प्रशासन महज शोषण का हथियार है, इसलिए भारतीय हितों के अनुकूल नीतियां और कार्यक्रम तभी मुमकिन है जब राजनीतिक सत्ता और प्रशासन पूरी तरह भारतीयों के नियंत्रण में ही हो। हालांकि शुरुआती दौर के राष्ट्रवादी नेता राजनीति और राजनीतिक तरीकों में नरमपंथी रुख के थे और उनमें से कई तो ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा भी प्रदर्शित करते थे, फिर भी उनके आर्थिक आंदोलन का नतीजा ये जरूर हुआ कि उसने ब्रिटिश साम्राज्य की राजनीतिक जड़ें काट दी और भारतीय जनमानस में उसके प्रति अविश्वास और बेगानगी बल्कि विद्रोह तक के बीज बो दिए। यही कारण था कि 1875 से 1905 तक का समय भारत में बौद्धिक अशांति का समय रहा और इस अवधि में राष्ट्रीयता की चेतना का फैलाव हुआ। इस तरह इस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बीज बोए गए। 19वीं सदी के अंत तक भारतीय राष्ट्रवादियों ने अपने आंदोलन को सिर्फ राजनीतिक सत्ता में भागीदारी और सरकारी कोष पर नियंत्रण के मुद्दों तक सीमित रखा था, लेकिन 1905 के आते आते सभी प्रमुख राष्ट्रवादियों ने स्वशासन की मांग उठानी शुरू कर दी। इस मामले में भी दादा भाई नौरोजी सबसे आगे रहे। अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में 1904 में भाषण करते हुए उन्होंने भारत को स्वशासन और दूसरे ब्रिटिश उपनिवेशों की तरह का दर्जा दिए जाने की मांग रखी। एक साल बाद यानी 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के लिए भेजे अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारत की समस्याओं का एकमात्र समाधान स्वशासन है। और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भाषण करते हुए 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने ब्रिटेन या अन्य उपनिवेशों की तरह के स्वशासन या स्वराज को हासिल करने को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य तय किया। इस तरह लक्ष्य तय हो गया और दिमागी तौर पर लोगों को तैयार किया जाने लगा, पर राजनीतिक आजादी के लिए जन संघर्ष अभी समय के गर्भ में ही था। शुरुआती दौर के राष्ट्रवादियों ने दरअसल राष्ट्रीय आंदोलन की ठोस और मजबूत आधारशिला रखी थी। उन्होंने राष्ट्रवाद का आधार महज भावनाओं को नहीं बनाया था और न ही रूढ़िवादियों की तरह सुनहरे अतीत के बलबूते राष्ट्रवाद को खड़ा करने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने उपनिवेशवाद के जटिल अर्थतंत्र के वैज्ञानिक विश्लेषण और भारतीय जनता व ब्रिटिश शासन के हितों के अंतर्विरोधों को राष्ट्रवाद का आधार बनाया था। 20वीं सदी के राष्ट्रवादियों ने उपनिवेशवादी अर्थतंत्र के इसी विश्लेषण को अपने आंदोलन का मुख्य मुद्दा बनाया। गांधी युग में भारत के शहर शहर, कस्बे कस्बे और गांव गांव में युवा आंदोलनकारियों ने विदेशी शोषण के इस चक्र के प्रति जन जन को जागरूक किया।
इस ठोस आधार पर बाद के राष्ट्रवादियों ने सुदृढ़ जन संघर्ष और जन आंदोलन चलाए। इस ठोस आधार के कारण उनका आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद की अथाह शक्ति का मुकाबला कर सका और ये आंदोलन चीन, मिस्र और अन्य औपनिवेशिक व अर्ध औपनिवेशिक देशों में चले साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन की तरह लड़खड़ा कर बिखरा नहीं। अध्याय 7 औपनिवेशिक अर्थतंत्र की मीमांसा समाप्त। अगला अध्याय सुनने के लिए कृपया एक बार क्लिक करें।